हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेहुलुस पर। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना के अंतर्गत हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में संपूर्ण सामान्य जानकारी वगैरह पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं किसका, जो मध्य उच्च प्रदेश है उसके अंतर्गत ही आने वाला कौन सा पठार आपका, उसमें हमने 5 पठारी क्षेत्र देखे थे। आज उसमें पहले नंबर पर शुरू होता है आपका मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत पठार की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, क्या विशेषता है, यहाँ पर कौन सी नदियों का प्रवाह होगा, क्या क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे, कौन कौन से जिले इसमें शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं मध्य भारत का पठार। और पहला पॉइंट देखते हैं इसका कि मध्य भारत का जो पठार है वो क्या कहता है। वो ये कहता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। पहला पॉइंट ये है कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। तो दिशा डायरेक्शन तो पता ही है आप लोगों को, ये कौन सी दिशा, उत्तर, ये दक्षिण, और इसके साथ में ही आपका पूर्व, और पूर्व के साथ में आपका पश्चिम, ये पश्चिम हो गया आपका। तो मध्य भारत का पठार, ये जो संरचना देख रहे हैं आप बोर्ड के ऊपर, ये वाली जो संरचना चल रही है आपकी, ये किस पठार के अंतर्गत आता है, तो ये मध्य भारत के पठार के अंतर्गत आता है। तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश की किस दिशा में है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आंसर बता देना उत्तर दिशा में है। फिर आगे एक क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार का कुल क्षेत्रफल कितना शामिल है। तो क्षेत्रफल 32,892 किलोमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्र है वो किसका है, वो है आपका मध्य भारत का पठार का। देखिए मध्य भारत का जो पठार है ना, ये आपका ये नीमच वाला जो क्षेत्र है, ये उसके साथ में श्योपुर है, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना और शिवपुरी तक फैला हुआ है। उसके बीच में राजस्थान वाला जो क्षेत्र आता है ना, राजस्थान वाला मतलब यहाँ पे क्या आता है, एक आपको कोटा का नाम सुना होगा, शैक्षणिक संस्थान के लिए फेमस है कोटा। झालावाड़ है यहाँ पे बूंदी है, यहीं पे सवाई माधोपुर है। ये किसके जिले हैं, तो ये राजस्थान राज्य के जिले हैं। लेकिन वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, वो मध्य भारत पठार के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इसके बाद हम जब बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे ना, तो ये ललितपुर है, झांसी है, इटावा है, ये भी किस में आएंगे, बुंदेलखंड के पठार में। लेकिन एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है कि कुल क्षेत्रफल पूछता है किसका, मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार का, तो 32,892 किलोमीटर स्क्वायर का जो इसका क्षेत्रफल है। लेकिन अगर भूभाग की बात करता है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पठार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल फैला हुआ है, तो मध्य भारत के ऊपर जो आपका क्षेत्र आता है वो आता है 10.7%। तो ये आता है आपका यहाँ पर पॉइंट कि ये 10.7, ये 10.7% भूभाग पर फैला हुआ है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की उत्तर दिशा में मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत का कुल क्षेत्रफल 32,892 किलोमीटर स्क्वायर है। और अगर प्रतिशत पूछता है तो मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठार का प्रतिशत या भूभाग 10.7% है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं निर्माण कि मध्य भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है। आर्कियन युग, धारवाड़ और विंध्यन चट्टान से। ये चट्टानों का क्रम है, ये अलग अलग प्रकार की चट्टानें रहेंगी। जब इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसमें कि आर्कियन युग की चट्टानों का समय काल क्या रहा, धारवाड़ से कहाँ पर पाई जाती है, धारवाड़ वगैरह ये चट्टानें। तो अभी हम इसके बाद जैसे ये हमारा लेक्चर खत्म होगा, जब सब पठार वगैरह हम पढ़ लेंगे, तो एक स्पेशल मैं टॉपिक यहाँ पे लेके आऊँगा चट्टान का। चट्टान आपके सिलेबस में नहीं दी है, लेकिन वो आपके किस में दिया है, भूगोल में। मतलब आपका जो भूगोल है ना, उसी में क्या आ गया, आपका चट्टानें आ गए। तो उन चट्टानों के बारे में विस्तृत रूप से एक वीडियो लेके आएंगे, तो उसमें आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। तो आर्कियन युग, धारावाड़ चट्टान और विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, इनसे ही किस भूभाग का निर्माण हुआ है, इससे मध्य भारत के पठार का निर्माण हुआ है। अगर बात करते हैं आप मध्य भारत पठार की, तो इसे क्या कहा जाता है, चंबल का उपाद्र प्रदेश। तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि चंबल का उपाद्र प्रदेश किसे कहा जाता है। तो चंबल का उपाद्र प्रदेश कहा जाता है आपके किसको, मध्य भारत के पठार को। क्यों कहा जाता है चंबल का उपाद्र प्रदेश, चंबल का उपाद्र प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो चंबल नदी है ना, ये मुख्य रूप से आपका मंदसौर से ऊपर नीमच है, और नीमच से आपका जो ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ना आपका राजस्थान का, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर से सीधा श्योपुर, मुरैना और भिंड में जाती है। तो ये जो जिले होते हैं ना, यहाँ पर जो सिंचाई का काम होता है वो किस नदी की सहायता से होता है, तो वो आपकी चंबल नदी से होता है। तो चंबल नदी के जल से ही सिंचाई होने के कारण ये जो मध्य भारत का पठार है, इसे चंबल का उपाद्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चंबल नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ से, इंदौर से। इंदौर से आपका धार, उज्जैन का कुछ क्षेत्र, नागदा पढ़ा था हमने इसमें, रतलाम, मंदसौर, और ये क्या आ गया आपका नीमच। तो ये नीमच हो गया। उसके बाद ये आपका श्योपुर, ये मुरैना वाला क्षेत्र, और ये आपका भिंड वाला क्षेत्र। तो ये जो नदी आपका प्रवाहित हो रही है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये किस भाग में जाती है, इस मध्य भारत में। इसलिए चंबल का उपाद्र प्रदेश मध्य भारत के पठार को कहा जाता है। अब इसकी विशिष्टता देखते हैं कि क्या क्या विशिष्ट तथ्य आपको मध्य भारत के पठार में देखने को मिलेंगे। मिट्टी है, मध्य भारत के पठार में किस प्रकार की मिट्टी की अधिकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
मध्य भारत के पठार में कौन सी मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी इसलिए पाई जाती है क्योंकि जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। इसके दो प्रकार होते हैं, बांगर और खादर। बांगर जो होती है पुरानी होती है, जो खादर है वो नहीं होती है, खादर की उपजाऊता ज़्यादा होती है। इसके बाद मिट्टी से संबंधित एक वीडियो में बनाने वाला हूँ, उसमें आपकी सारी मिट्टियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे और इसमें पूरे आपके डाउट वगैरह क्या होंगे समाप्त, और इसमें अच्छी से अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये चंबल नदी है, ये मालवा क्षेत्र से भी मिट्टी बहाकर लेके जाती है इधर से। ये आपकी जो सिपरा है ना, ये सिपरा भी क्या करती है, ये आपका उज्जैन से निकलती है और उज्जैन से निकलने के बाद किधर जाती है, राजस्थान में। जो देवास से आपकी काली सिंध निकलती है वो भी इधर ही जा रही है, राजस्थान में। उसके साथ में जो पार्वती है वो आपका गुना राजगढ़ होते हुए किधर जाती है, ये चंबल नदी में। तो ये जो नदियां हैं ना आपकी, किससे, जो मालवा के पठार से निकलने वाली नदियां हैं, चंबल है, सिपरा है, सिरोंज है, इससे आपकी सिंध नदी निकलती है, पार्वती है। तो ये जो नदियां होती है अपने साथ में क्या होती हैं, मिट्टियों का एक बड़ा क्षेत्र अपने साथ में समाहित करके ले जाती है। तो इन मिट्टियों के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर उपजाऊ तत्व ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो ये जो मिट्टी होगी चंबल के पठारी क्षेत्र में, या फिर चंबल पठार बोल दो, या फिर आप उपाध्र प्रदेश बोल दो, या मध्य भारत का पठार बोल दो, तो इसमें कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पर किसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, सरसों का। सरसों उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो सरसों उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में चंबल संभाग में होता है। और चंबल संभाग वाला भाग कौन सा, भिंड, मुरैना और श्योपुर। श्योपुर और मुरैना फेमस किसके लिए, ये आपका सरसों उत्पादन के लिए। तो क्वेश्चन जैसा भी आए कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लेकिन उसके साथ में ही क्या होता है, ये होता है कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में किसका उत्पादन, सरसों का उत्पादन होता है। किसमें, चंबल संभाग पूछे तो चंबल संभाग बता देना। अगर पठार पूछता है कि मध्य भारत के किस पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में आपका किसका सरसों का उत्पादन होता है, तो मध्य प्रदेश के मध्य भारत पठार में ही सर्वाधिक मात्रा में सरसों का उत्पादन होता है। और सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होने के कारण ही ये आपका मध्य भारत का पठार, या जो चंबल का पठार है, या चंबल जो संभाग है, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सरसों की हांडी। तो सरसों की हांडी पूछे तो ऑप्शन में अगर चंबल संभाग आए तो वो लगा देना, नहीं तो फिर कौन सा पठार बनेगा, मध्य भारत का पठार। क्लियर है यहाँ तक, मिट्टी, जलोढ़, सरसों उत्पादन सर्वाधिक, चंबल आपकी हांडी, किसके, सरसों की। वर्षा की अगर मैं बात करता हूं तो औसतन जो आपके मध्य भारत पठार में जो वर्षा होती है वो कितना होती है, 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर पर ईयर है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। 75 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है प्रतिवर्ष, ठीक है। इसमें कुछ वर्षा के समय में कुछ मावठे वगैरह गिरते हैं और कुछ मानसूनी जो हवाएं चलती है उसके कारण जो वर्षा हो जाती है, सभी आ गए हैं इसमें। तो आपकी 75 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पर क्या होती वर्षा। तो यही से क्वेश्चन बनेगा आपका कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा आपकी होती है गोहद में। और गोहद जो है यहाँ पर, इसका किला भी पढ़ाया था मैंने, किसमें, जब इतिहास संबंधित हमने जो किले वगैरह पढ़े थे उसके अंतर्गत गोहद का किला कहाँ पर है, भिंड में है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी हम लोगों ने। तो गोहद है, तो गोहद आपका एक स्थान है जो भिंड जिले में आता है और यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, कितनी, लगभग 55 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर पर ईयर है ना, या पर ईयर मतलब मैंने बता दिया 55 सेंटीमीटर आपको लिख के चलना है। हुआ क्लियर। औसतन वर्षा पूरे मध्य भारत में 75 सेंटीमीटर, सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश में गोहद भिंड में 55 सेंटीमीटर, और यही गोहद भिंड आपका मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है। यहाँ तक हुआ। आगे नदियां, चंबल, सिंध, कुनो, पार्वती, इनका नदियों का क्या होता है, प्रवाह होता है। क्या होता है, प्रवाह। जबकि उद्गम के बारे में तो आपको विशेष रूप से बता दिया है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत मालवा का पठार आता है, उस मालवा के पठार से क्या होता है, चंबल, सिपरा, काली सिंध, पार्वती, सिंध आदि नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है। इसके बारे में हमने चर्चा की। लेकिन ये जो संभाग है कौन सा, चंबल संभाग, ये चंबल संभाग नहीं आपका, उसके साथ में कौन सा पठार है आपका, मध्य भारत का पठार। तो चंबल संभाग बोल दो, वो आपके मध्य भारत पठार में आएगा। तो इस मध्य भारत पठार में मुख्य रूप से कौन सी नदियां बहती हैं, चंबल नदी बहती है, निकलती नहीं है, मतलब वहां से उद्गमित नहीं होती है। उद्गमित कहाँ से होती है, ये आपके मालवा के पठार से होगी, वो आप पॉइंट अलग है। लेकिन यहाँ से इस क्षेत्र में कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, तो जातने वाली नदी है आपकी प्रमुख रूप से कौन सी, चंबल, फिर कौन सी है, सिंध, फिर आती है आपकी पार्वती, और कौन सी है, कुनो। तो ये आपकी फेमस नदियां इस क्षेत्र में बहती है, मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को। ये जो नदियों का जो प्रवाह है ना, ये किधर होता है, उत्तर, और फिर उत्तर से किधर होता है, उत्तर पश्चिम की ओर, और उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होकर किधर मुड़ जाती है, पूर्व में मुड़ जाती है, और पूर्व में मुड़कर किस में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर,
ये जो दिशा है आपकी उत्तर दिशा है, तो ये प्रमुख नदी आपकी जो चंबल एक इधर जा रही है, ये आपका इधर जा रही है, क्या नाम है इसका, ठीक है, उत्तर दिशा। ये आपकी सिपरा है, ये भी किधर, ये आपका जो क्षेत्र है ये उत्तर वाला क्षेत्र, और ये वाला कौन सा क्षेत्र, पश्चिम वाला क्षेत्र। तो इनकी डायरेक्शन है ना बीच में हो रही है, या तो उत्तर की ओर जाएगी या फिर इसके बीच में किधर जाएगी, उत्तर पश्चिम में। काली सिंध भी किधर जाएगी, यहीं पे जाएगी। सिंध भी किधर जाएगी, ये आपका इस क्षेत्र में बहती हुई ऊपर की ओर जाती जाएगी। पार्वती ये भी आपका किधर जा रही है, उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर। तो कहने का मतलब ये है कि जो मध्य भारत का पठार है ना, इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत जो नदियां होती हैं, इन नदियों की जो दिशा अगर बात करें, या तो वो उत्तर दिशा की ओर जाएगी या फिर उत्तर पश्चिम की ओर घूमेगी, और उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के बाद अंत तक किस दिशा को पकड़ेगी, पूर्व की ओर। ये आपका कौन सा दिशा है, ये पूर्व दिशा है आपकी, और इस पूर्व दिशा में ही क्या करेगी, किस में मिल जाएगी, चंबल नदी। ये इधर से कौन सी आ रही है आपकी, चंबल नदी, ये यमुना नदी है ना, तो यमुना नदी में मिल जाएगी। चंबल भी किसमें मिलती है, यमुना नदी में। तो इस प्रकार से संरचना को समझना, यहाँ तक हुआ क्लियर। जलवायु की अगर बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये है ना मध्य भारत के पठार में आता है, और मध्य प्रदेश के बिल्कुल शीर्ष या शिखर पर मौजूद है। कौन सा क्षेत्र, मध्य भारत का पठार। तो ये मध्य भारत का पठार है ना, यहाँ पर तीव्र मात्रा में क्या करती है, गर्म हवाएं चलती है, और गर्म हवाएं चलने के कारण ही क्या होता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पड़ती है, गर्मी भी आपकी देखने को मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय, उष्ण मतलब क्या होता है, गर्म एक तरीके, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ये को थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर उष्ण मतलब गर्म होता है, और ये कटिबंधीय मतलब आपका जो क्षेत्र हमने बताया था, वनों का वर्गीकरण मैंने पढ़ाया था, किस प्रकार से वन किस भाग में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन पढ़ाया था, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़ाया था, उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पढ़ाया था, शुष्क पर्णपाती पढ़ाया था। जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो इस वीडियो को देखें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जलवायु की अगर बात करता हूं तो उष्णकटिबंधीय है, और वन की अगर बात करता हूं तो वो भी जलवायु का ही भाग है। तो कैसे है, शुष्क पर्णपाती वन है। शुष्क पर्णपाती वन मतलब वे वन होते हैं जो कि क्या करते हैं, गर्मी के मौसम या गर्मी बढ़ने पर अपने पत्तियों को क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और यह शुष्क पर्णपाती वन की विशेषता यहाँ पर यह है कि ये कैसे होते हैं, कटीले वन होते हैं। मतलब जो वृक्ष पाए जाएंगे वो कांटे वाले होंगे। कांटे वाले मतलब आपके कौन सा, ये आपका बबूल का नाम सुना होगा आपने, करोंदा का नाम सुना होगा। तो ये बबूल करोंदा के जो वृक्ष होते हैं ना, वही क्या होते हैं, वो होते हैं आपके कौन से, कटीले वन। और कटीले वन को ही क्या कहा जाता है, शुष्क पर्णपाती वन। सर्वाधिक गर्मी की अगर बात करता हूं तो किस माह में होती है, तो वो मई माह में होती है। मई माह में क्या मध्य भारत पठार में, क्या पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो मात्रा में ठंड आपके गर्मी जो होती है वो किस में होती है, तो मई में होती है। मई का महीना खासा गर्म होता है। अभी सूर्य उत्तर नारायण होने वाला हुआ, तो उत्तर वाली क्षेत्र में और की ओर क्या करेगा, कर्क रेखा की ओर प्रस्थान करेगा। कारण क्या होता है, सर्वाधिक गर्मी के कारण शुष्क मतलब गर्म, ठीक है, वही आपका शुष्क और गर्म हवा। शुष्क मतलब देखिए गर्म और शुष्क में, शुष्क मतलब जिसमें पानी की नमी क्या हो, कम हो, मतलब नमी की जो मात्रा है वो क्या होती है, कम होती है। तो वो एक तरीके से क्या होगा, शुष्क होगा। आर्द्र मतलब क्या होता है, ठंडा होता है, जिसमें पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो शुष्क होगी, या तो ये शुष्क मतलब वही पानी की मात्रा कम होगी, और उसके साथ में ही क्या होगी, गर्म होगी। और ये गर्म हवा होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम लू बोलते हैं। लू इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होती है, बहुत गर्म होती है और शरीर को क्या करती है, ज्वरग्रस्त कर सकती है। कौन, लू। यहाँ तक हुआ। जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय। वन कैसे पाएंगे, शुष्क पर्णपाती वन, जिनमें कटीले वन पाए जाएंगे। उसके साथ में ही अधिकतम गर्मी होगी वो मई माह में होगी। और उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भैया बताइए कि कारण क्या है, तो शुष्क और गर्म हवा है जो लू के रूप में चलती है। पठार की ऊंचाई की बात करते हैं। ये जो दक्षिण आपका उत्तर भारत के अंतर्गत ये मध्य भारत में आ रहा है ना, उत्तर भारत बोल दो आप इसको या फिर मध्य भारत बोलो, दोनों के बीच में मौजूद है। ये उत्तर के अंतर्गत मौजूद आपका मध्य भारत पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर। 500 मीटर इसकी क्या है, औसतन ऊंचाई, मतलब इसका जो क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र जो आपका 500 मीटर माना है। इसका ढाल किधर है, इसका ढाल उत्तर पूर्व में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ये दिख भले एक लाइन रही है यहाँ पर कि मध्य भारत के पठार का ढाल कैसा है। मध्य भारत का जो पठार का ढाल है ना, वो उत्तर पूर्व की ओर है। क्यों उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है इसीलिए तो क्या होती है, जो नदियाँ होती है वो उत्तर और उत्तर पश्चिम में बहकर किधर मुड़ जाती हैं, पूर्व में मुड़ जाती है, उत्तर पूर्व में मुड़ जाती है। और किस में मिल जाती है, ये चंबल नदी मिल जाएगी। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से कि भैया ये जो ढाल है आपका मध्य भारत का पठार का, इस मध्य भारत पठार के जो ढाल की संरचना की अगर मैं बात करता हूं तो वो किधर है, वो आपका उत्तर पूर्व की ओर रहेगी। और इसी में यही नदियां आपकी जाके आपकी किस में मिलेगी, उसी क्षेत्र में, यमुना में। चंबल की बात करते हैं। चंबल घाटी की गहराई कितनी है,
यहाँ पर आप पठार की ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो पठार का जो ऊंचा वाला जो शीर्ष भाग है उसकी ऊंचाई बात करें तो 500 मीटर है। अब आप चंबल घाटी, घाटी क्या होता है, एक गड्ढेनुमा संरचना होती है, फिर अंदर मौजूद वाला भाग होता है जो निचला क्षेत्र होता है। इसके पहले वाले वीडियो में देखा था हमने। तो निचला क्षेत्र है जो चंबल घाटी, उसकी गहराई कितनी है, यहाँ पर गहराई की बात करें, ऊंचाई की बात नहीं करें। ऊंचाई तो आपका औसतन पठार के आपने देख ली 500 मीटर, लेकिन उसके साथ में जो चंबल है, चंबल घाटी की जो औसतन गहराई वो कितना है, वो आपकी मिलेगी 300 मीटर। बहुत है 300 मीटर। 300 मीटर की गहराई के साथ में ये आपकी चंबल घाटी मौजूद होगी। और ये चंबल घाटी में कौन सी नदी बहती है, आपकी चंबल नदी। और ये चंबल नदी क्या करेगी, मृदा अपरदन करेगी। मृदा अपरदन से क्या करेगी, अवनालिका का निर्माण करेगी। और उसके साथ में क्या करेगी, भारत में सबसे बड़े बीहड़ का निर्माण करेगी या बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करेगी। चंबल नदी की औसतन गहराई है 300 मीटर। चंबल घाटी, ठीक है, चंबल घाटी की बात करें, चंबल घाटी की औसतन गहराई है 300 मीटर। चंबल घाटी में ही चंबल नदी बहती है। और चंबल नदी क्या करती है, अपने तीव्र बहाव के कारण जो आसपास का जो क्षेत्र है आपके मध्य भारत पठार के अंतर्गत, इस मध्य भारत पठार में भिंड, मुरैना जो श्योपुर है, उस क्षेत्र में क्या करती है, तीव्र गति से अपने प्रवाह के कारण वहां से मौजूद मिट्टी की जो होती है उसको क्या करती है, काटती है और ज्यादा मात्रा में मिट्टी को बहाकर अपने साथ में ले जाती है। तो इस मिट्टी कटाव को क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन। और मृदा अपरदन के कारण क्या होता है, उस चंबल नदी के कारण क्या होता है, उस क्षेत्र में बड़े बड़े गड्ढों या खाइयों का निर्माण हो जाता है। उस खाइयों और गड्ढों को क्या बोला जाता है, उसे कहा जाता है अवनालिका। तो अवनालिका है, और ये अवनालिका क्या करती है, जब नदी का जल होता है तो इसमें ये नवनालिका के कारण क्या होता है, धीरे धीरे बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में क्या होता है, फैल जाता है। तो आप पहले तो ये समझे कि चंबल नदी है वो चंबल घाटी में 300 मीटर की गहराई क्षेत्र में मौजूद है। और ये चंबल नदी ही क्या करती है, मृदा अपरदन या अवनालिका का निर्माण करती है। कहाँ पे करती है, तो वो आपका इसी मध्य भारत पठार के अंतर्गत। और इसके कारण ही क्या होगा, भारत के सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र का अगर पूछता है तो भारत में सबसे बड़े बीहड़ का निर्माण वो चंबल नदी करती है। और कहाँ पे करती है, तो मध्य भारत पठार के अंतर्गत करती है। अवनालिका क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। बाढ़ आने पर जो जल है वो छोटी छोटी नालियों में से बहकर क्या करता है, जाने लगता है। कई धाराएं उसमें टूट जाती है। एक मुख्य धारा से क्या करते हैं, आप डैम बनाते तो क्या करते हैं, गेट लगाते हैं, 15-20 जितने भी गेट लगाते हैं, कितने गेट खोलने हैं और कितने लगाने हैं, उसके अनुसार ही क्या होता है, पानी का प्रवाह होगा आगे की ओर। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो आपकी जो चंबल नदी ये क्या करती है, ये आपकी छोटी छोटी धाराओं में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। अवनालिका के कारण क्या होता है, इसका जल तीव्र गति के साथ में इधर उधर बहने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, बाढ़ आने पर जल है वो छोटी छोटी नालियों में बहकर जाने लगता है। ये हो गया पठार। पठार की ऊंचाई देखिए 500 मीटर। चंबल नदी की गहराई 300, घाटी की है ना, चंबल नदी घाटी की 300। चंबल नदी प्रवाह, मृदा अपरदन, अवनालिका निर्माण, भारत के सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र का निर्माण। और कहाँ पर, वही आपके मध्य भारत पठार के अंतर्गत। और अवनालिका वही चीज़ें हमने देखी। अब सम्मिलित जिलों की बात मैं करूंगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा यहाँ पर कि मध्य भारत पठार में कौन कौन से जिले शामिल है। तो भिंड है, मुरैना, श्योपुर। तो ये शीर्ष वाले भाग पे आप देख ही रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका श्योपुर है। ये अब यहाँ तक मुझे लग रहा है ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। शुरुआत से ही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें आपको इसी तरह से समझानी पड़ेगी। बार बार आपको मैप को क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये वाला जो जिला पड़ता है, ये वाला जो जिला ये कौन सा है आपका, ये श्योपुर है। श्योपुर के बाद इधर कौन सा है आपका, मुरैना। मुरैना के पास में इधर कौन सा है, भिंड। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। और ये भिंड वगैरह के नीचे कौन सा है आपका, ये आपका ग्वालियर पड़ जाता है। ग्वालियर के साथ में यहाँ पे क्या आता है आपका, शिवपुरी आ जाता है। तो ये शिवपुरी वाला क्षेत्र है, ये शिवपुरी जिला आ गया। उसके पास में यहीं पे क्या होता है आपका, गुना क्षेत्र लग जाता है। तो ये गुना है, ये गुना मध्य भारत मालवा पठार में भी आता है और मध्य भारत पठार में भी आता है। और एक स्पेशली किसका देखा है आपने, नीमच का। तो ये नीमच वाला जो क्षेत्र, ये नीमच जिला है आपका, तो ये नीमच भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये जिले का नाम हमने लिखा। अब कोटा, बिंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़ का लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो किसका भाग है, वो राजस्थान राज्य का भाग है। तो क्लियर हुआ, भिंड, मुरैना, श्योपुर, नीमच अलग स्पेशल रहेगा, ग्वालियर, उसके साथ गुना और शिवपुर। यहाँ तक इसके प्रमुख जिले सम्मिलित हो जाएंगे। अब क्या हुआ, ये हमने देख लिया। सहरिया जनजाति, ये स्पेशल पॉइंट बनेगा यहाँ पर। सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो श्योपुर और गुना में। श्योपुर और गुना और साथ में ग्वालियर वाले क्षेत्र में भी क्या होती है, ये आपकी सहरिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजाति है।
बेगा, बहरिया और सहरिया। बेगा है उसका क्षेत्र मंडला में पाया जाता है। सहरिया है जो आपका चंबल संभाग के अंतर्गत या फिर ग्वालियर संभाग के अंतर्गत पाई जाती है, जिसका मुख्य स्थान श्योपुर और गुना है। और एक होती है आपकी बहरिया जो पातालकोट छिंदवाड़ा के अंतर्गत निवास करने वाली जनजाति है। तो सहरिया जनजाति मुख्य रूप से श्योपुर और गुना में पाई जाती है। और सहरिया जनजाति से संबंधित ही क्या है, यहाँ पर संग्रहालय बनाया है। तो क्वेश्चन कभी पूछ ले कि सहरिया संग्रहालय कहाँ पर है, तो वो श्योपुर में स्थापित किया गया है। वो याद रखिए। खनिज संपदा की बात करते हैं भाई। एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया है ताकि आपको अलग अलग पॉइंट करने के लिए इधर उधर भागना ना पड़े, आपको सारी जानकारी यहाँ पर व्यवस्थित रूप से मिल जाएगी। खनिज संपदा की अगर मैं बात करता हूं तो इस पठारी क्षेत्र में मध्य भारत पठार के अंतर्गत क्या पाया जाता है, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर ये क्या होता है, बलुआ पत्थर वही पत्थर होता है जिसका उपयोग है पुराने जमाने में क्या होता था, किले और बड़े बड़े महल और मंदिरों के निर्माण करने के लिए किया जाता था। मध्य प्रदेश में अधिकांश जो निर्माण हुआ है वो बलुआ पत्थर से ही हुआ है आपका। तो बलुआ पत्थर है आपका प्रमुख रूप से खनिज। यहाँ पर रंगीन संगमरमर, रंगीन संगमरमर के लिए तो फेमस है आपका कौन, ग्वालियर। ये रंगीन संगमरमर है, तो रंगीन संगमरमर का एक क्षेत्र क्वेश्चन पूछता है आपका। सफेद संगमरमर के लिए कौन प्रसिद्ध है, वो आपका जबलपुर भेड़ा घाट है, वो आपका नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आ जाएगा। वो हम देखेंगे दो क्षेत्र में जाएगा। तो यहाँ पर रंगीन संगमरमर ग्वालियर, उसके साथ में कौन है, लोयस्क। लोयस्क के लिए आपका जबलपुर भी फेमस है, लेकिन उसके साथ में ग्वालियर को भी आपको ध्यान रखना है। मतलब ये आपका संभाग क्षेत्र, संभाग या फिर आपका पठारी क्षेत्र कौन सा, मध्य भारत का पठार। कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे, तो आपका बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर के साथ में क्या, लोहयस्क, और लोहयस्क के साथ में रंगीन संगमरमर। यहाँ तक हुआ। कुछ अन्य बिंदु मैंने लिख दिए हैं। क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि एक पॉइंट आपने पढ़ा था यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, गोहद भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर। तो वर्षा से संबंधित मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा तो समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है, पंचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है, वो औसतन 192 सेंटीमीटर बताई जाती है और 212 सेंटीमीटर अधिकतम यहाँ पर वर्षा होती है, ये सब बताया जाता है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछता है तो पंचमढ़ी होशंगाबाद हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ से बदलेगा, किस प्रकार से बदलेगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है ना वो आपका कौन सा है, बालाघाट। अब बालाघाट सर्वाधिक वर्षा वाला जिला क्यों बना, होशंगाबाद क्यों नहीं बना। होशंगाबाद एक बड़ा क्षेत्र है और उसके अंतर्गत पंचमढ़ी एक सतपुड़ा की रानी जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है, जिसके कारण वहां पर ज्यादा मात्रा में वर्षा होती है। इसलिए आपने क्या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी को बताया। लेकिन आप सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछता है तो आपको कौन सा बताना, बालाघाट, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, वो बालाघाट है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, वन स्थिति रिपोर्ट मैंने जब बताई थी मध्य प्रदेश और भारत के संदर्भ में, तो वहां पर पूरी चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी कि कितना % वन पाया जाता है, कितना भूभाग पर पाया जाता है। तो शिकारियों का स्वर्ग भी कहा जाता है किसे, बालाघाट को। तो यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा मात्रा में पानी गिरता है। तो ये हुआ यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो जिला पूछता है तो बालाघाट बताना है। स्थान पूछता है पंचमढ़ी। लेकिन सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछता है तो कौन सा, भिंड। अब पॉइंट हो गए आपके अलग अलग। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट, सबसे कम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड, सबसे कम वर्षा वाला जिला, जब जिला की बात आएगी तो फिर कौन आएगा, भिंड आ जाएगा, जिला भिंड। और अंततः क्या सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो वो कौन सा है, पंचमढ़ी होशंगाबाद। ये हमने देखा किसके बारे में, ये हमने देखा मध्य भारत पठार के बारे में। थोड़ा सा क्विक रिवीजन आपका देख लेते हैं, कहाँ से हमने शुरू किया था। पहला पठारी क्षेत्र हमने मध्य भारत पठार का देखा था। मध्य भारत पठार और मध्य प्रदेश के उत्तर में मौजूद है, 32,892 किलोमीटर इसका क्षेत्र है और 10.7% भूभाग पर मध्य प्रदेश में फैला हुआ। यहाँ तक हुआ। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, निर्माण किससे हुआ, आर्कियन युग, धारावाड़ और विन्यानकर्म की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ। अन्य नाम क्या है, चंबल का उपाद्र प्रदेश इसलिए कहा है क्योंकि चंबल नदी के द्वारा ही क्या होती है अधिकांश क्षेत्र में, ये देख ही रहे भिंड, मुरैना, श्योपुर, नीमच, इन पर चंबल नदी प्रवाहित होती है, ज्यादा मात्रा में सिंचाई हो जाती है। मिट्टी की अगर बात करता हूं तो जलोढ़ मिट्टी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है और जलोढ़ मिट्टी में ही सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, जिसके कारण सरसों के हांडी चंबल संभाग को या फिर मध्य भारत पठार के नाम से को कहा जाएगा। अब क्या वर्षा, तो औसतन 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा मध्य प्रदेश में अगर देखें या फिर मध्य भारत के पठार से क्वेश्चन पर लगे, मध्य भारत के पठार में सबसे कम वर्षा होती है। ये तो सबने पढ़ा है कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वो गोहद भिंड में होती है, लेकिन क्वेश्चन चेंज करके पूछेगा कि मध्य भारत के पठार में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, फिर दिमाग इधर उधर जाएगा। तो उसका दिमाग का यही सोल्यूशन है कि आप मध्य भारत के पठार को मध्य प्रदेश से जोड़कर चले और बता देना है यहाँ पर कि 55 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा जो होती है सबसे कम मात्रा में वो आपका गोहद में होती है और ये भिंड जिले का भाग है। फिर क्या, नदियां का प्रवाह, तो नदियां कौन कौन सी, वही चंबल है, पार्वती है, कुनो है, उसके साथ में आपकी ये नदियां यहाँ पर जाएगी, सिंध वगैरह नदी। नदियों की दिशा पूछता है तो पहले उत्तर की ओर जाएगी, फिर उत्तर पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम डायरेक्ट बता देना, उत्तर पश्चिम की ओर जाके फिर अपना एक मार्ग बदलती है और पूर्व की ओर जाती है। पूर्व में जाके किधर, वही आपका यमुना नदी में मिल जाती है।
जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु मतलब गर्म जलवायु। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। वन कैसे हैं? तो उष्णकटिबंधीय कटिले वन हैं, जिन्हें हम शुष्क पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है, करोंदा, और उसके साथ में मैंने आपको बबूल का उदाहरण दे दिया है। सर्वाधिक वर्षा नहीं, गर्मी। आपकी गर्मी का मौसम है, शुष्क जलवायु है, तो गर्मी जो है वो मई माह में होती है। कारण क्या? शुष्क और गर्म लू का चलना। पठार की ऊंचाई पूछता है तो जब आपका मध्य भारत पठारिक में सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है वो आपका मतलब पठार की ऊंचाई 500 मीटर। 500 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई है। जबकि चंबल नदी है, उस चंबल नदी घाटी की या चंबल घाटी की अगर बात करते हैं, चंबल घाटी की औसतन गहराई वो है आपका 300 मीटर। इन चंबल नदी घाटी से ही चंबल नदी बहती है। उस चंबल घाटी से होती हुई चंबल नदी क्या करती है? मृदा अपरदन या अवनालिका का निर्माण करती है, जिसके कारण क्या होता है? भारत के सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र का निर्माण होता है इस मध्य भारत के पठार या फिर चंबल के संभाग में। चंबल संभाग पूरा पूछता है तो मध्य भारत पठार में ग्वालियर है, उसका भी अधिकांश जो क्षेत्र है वो आपका किस में आता है? वो आपके मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है। अवनालिका क्या होती है? बाढ़ के समय क्या होता है? नदियों का जल है वो छोटी छोटी नालियों में बहकर जाता है। सम्मिलित जिले अभी बताए, भिंड, मुरैना, श्योपुर, उसके साथ में नीमच, ग्वालियर, गुना और शिवपुरी है ना, अशोकनगर तो आपका वो भी आपका मालवा पठार में आएगा। सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? श्योपुर, गुना में निवास करती है। सहरिया संग्रहालय कहाँ पर है? श्योपुर में। यहाँ तक हुआ। खनिज संपदा कौन कौन सी? बलुआ पत्थर मुख्य रूप से पाया जाता है, उसके साथ में ही आपका रंगीन संगमरमर और रंगीन संगमरमर के लोहे इसको पाया जाता है। नोट पॉइंट लिखा है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी, सबसे कम वर्षा वाला स्थान गोहद भिंड 55 सेंटीमीटर। पंचमढ़ी का मैंने 192 अधिकतम बताया, 212 इसके आसपास होती है ना ये अधिकतम, और आपका एवरेजिंग वर्षा जो होती है वो बता दिया गया है। सबसे वर्षा वाला जिला अधिक मात्रा में बालाघाट, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भिंड जिले में होती है। तो ये हमारा वीडियो हुआ समाप्त, किसके संदर्भ में? मध्य भारत के पठार के संदर्भ में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों तक शेयर करते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मालवा पठार के साथ।